नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। एक बड़े भूभाग पर, विशाल भूभाग पर फैला हुआ साम्राज्य जो अशोक के समय था, वह अशोक के बाद कुछ ही वर्षों में बिखर जाता है और उसका पतन हो जाता है। तो इन सब के बीच क्या कारण रहे इसके पतन के, वो आज हमें पढ़ना है। इसमें इतिहासकारों ने अलग अलग मत माने हैं। कुछ मानते हैं कि इसमें अशोक की नीतियाँ इसके लिए उत्तरदायी थी, कुछ आर्थिक कारण, विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियाँ और दुर्बल उत्तराधिकारी जो रहे अशोक के, उन सब के कारण इस साम्राज्य का पतन हुआ। वैसे तो आप जानते हैं कि जिसका उत्थान हुआ है उसका पतन भी निश्चित है, तो एक समय के बाद पतन आवश्यक है। तो यही सब मौर्य साम्राज्य के साथ भी हुआ। मौर्य साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर एक विशाल भूभाग पर फैला था। अशोक की मृत्यु के 50 वर्ष के भीतर ही इसी विशाल साम्राज्य का पतन हो गया। इतने बड़े साम्राज्य का यह पतन विवादों से भरा हुआ है। कुछ इतिहासकारों ने इस पतन के लिए अशोक की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। अशोक ने जिन नीतियों को अपनाया उससे ब्राह्मण विरोध एवं राजकोषीय संकट के उत्पन्न होने जैसी धारणाएं प्रस्तुत की जाती हैं। अशोक की अहिंसा की नीति को भी साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है, क्योंकि अहिंसा से क्या हुआ, यज्ञों में जो पशु बलि होती थी वो सब बंद हो गई। इससे ब्राह्मणों पर प्रभाव पड़ा, यज्ञ कम होने लगे। अशोक ने यज्ञ विरोध तथा पशु बलि का विरोध किया तथा सभी को समान दंड की धारणा प्रस्तुत की। कई इतिहासकारों के अनुसार इन कार्यों से ब्राह्मण विशेषाधिकारों को क्षति पहुंची तथा उनकी आजीविका भी सुरक्षित नहीं रही। किंतु यह ध्यान रखना होगा कि ब्राह्मणों में भी पशु बलि, यज्ञ आदि का विरोध किया गया है। पंचविश ब्राह्मण में तो ब्राह्मण को मृत्युदंड तक देने का प्रावधान है पशु बलि इनके कारण। अशोक ने तो अपने शिलालेखों में ब्राह्मणों के हित की बात कही है। यदि ब्राह्मणों में विरोध होता तो मौर्य सेनापति एक ब्राह्मण कैसे बन पाता। अतः इस तथ्य में कोई बल प्रतीत नहीं होता कि ब्राह्मणों ने तीव्र प्रतिक्रिया की हो। प्राय यह माना जाता है कि अशोक की अहिंसावादी नीति ने सैनिकों के लड़ाकू स्वभाव पर विपरीत प्रभाव डाला तथा यह सेना साम्राज्य पर बोझ बन गई। किंतु यह भी ध्यान रखना होगा कि अशोक ने न तो कभी कलिंग के कैदियों को छोड़ा और न ही कभी मृत्युदंड को समाप्त किया। तक्षशिला आदि के विद्रोह में भी अशोक ने सेना को तीव्र गति से भेजा। अशोक ने अपने शिलालेखों में बार बार विद्रोह न करने की चेतावनी दी है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अशोक शांतिवादी तो है, किंतु उसका अभिप्राय केवल साम्राज्य का विकास है। यह सत्य है कि अशोक के काल में राजकीय व्यय में वृद्धि हुई। कलिंग युद्ध, धम्म महामात्रों, स्तूपों के निर्माण, शिष्टमंडल का विदेशों में भेजा जाना, विभिन्न नए पदाधिकारियों की नियुक्ति, नौकरशाही में बढ़ोतरी आदि से वे तो बढ़ा ही होगा, किंतु अशोक ने कलिंग से लाए गए बंदियों को कृषि योग्य भूमि के विस्तार में लगाया था। इसका अवश्य ही लाभ मिला होगा। इसके अतिरिक्त इस काल में वैदेशिक संबंधों से विदेशी व्यापार को अवश्य ही प्रोत्साहन प्राप्त हुआ होगा। अगर अशोक को आय न हुई होती तो वह कहाँ से करता। ये तो सही निश्चित बात है, अगर आय न होगी तो वे कहाँ से करोगे आप। तो आय तो थी ही उस समय। अशोक की मृत्यु के उपरांत मगध के उन्हीं संसाधनों एवं उसी सेना के बल पर शुंग व कण्व वंशों ने कैसे सफलता अर्जित की। निश्चित ही अशोक की नीतियाँ साम्राज्य के पतन में एकमात्र कारण नहीं हो सकती। साम्राज्य के पतन के कुछ अन्य कारण भी रहे होंगे। उत्तर मौर्यकालीन सिक्कों के अध्ययन से उनमें भारी मिलावट का ज्ञान होता है। निश्चित ही अशोक के बाद के काल में आर्थिक दशाओं में
कमी आई होगी। प्रायद्वीपीय भारत को अभी भी संघबद्ध नहीं किया गया था तथा यहाँ से प्राप्त राजस्व अपनी क्षमता की अपेक्षा बहुत कम था। साम्राज्य विस्तार के क्रम में मगध के जंगलों का बड़े पैमाने पर सफाया हुआ होगा, जिससे बाढ़ आदि समस्याओं के कारण राहत कार्यों में भारी मात्रा में धन लगाया गया होगा तथा व्यापारिक मार्गों के स्वरूप में भी बदलाव आया होगा। यह प्राकृतिक असंतुलन अशोक के काल से ही प्रारंभ हुआ होगा, क्योंकि अशोक अपने धम्म में वृक्षारोपण को विशेष महत्व देता है। यह भी संभव है कि मौर्य साम्राज्य, जो अत्यधिक केंद्रित प्रतीत होता है, धीरे धीरे विकेंद्रण की तरफ उन्मुख हुआ होगा। मगध से दूरस्थ केंद्रों ने केंद्र को राजस्व आदि प्रदान करने में कमी दिखाई हो। इन स्थितियों में निश्चित ही आर्थिक व्यवस्था प्रभावित हुई होगी मौर्य साम्राज्य की। अशोक के उत्थान तक कोई भी प्रबल क्षेत्रीय शक्ति का उदय नहीं दिखाई पड़ता, किंतु बाद के कालों में उत्तर पश्चिम में इंडो ग्रीक, पश्चिम में खारवेल व दक्कन में सातवाहन जैसे प्रबल राज्य उभरते हैं। इस काल में विभिन्न विदेशी जातियों एवं जनजातियों में आपसी संपर्क बढ़ा एवं जनजाति समूह में चेतना के स्तर में बढ़ोतरी हुई। अतः मौर्य साम्राज्य को अब कई शक्तियों से निपटना था। उपरोक्त सभी कमियां छिप जाती यदि योग्य उत्तराधिकारी तथा मजबूत प्रशासन तंत्र लगातार कायम रहता, क्योंकि अशोक के बाद एक से एक निर्बल उत्तराधिकारी रहे जिनसे प्रशासन नहीं संभल पाया। मगध में अशोक के उपरांत विभिन्न कारणों से निर्बल उत्तराधिकारियों का प्रादुर्भाव हुआ। ध्यातव्य है कि मुगलों ने अपने मजबूत प्रशासन तंत्र के बल पर लगभग 150 वर्षों तक निर्बल उत्तराधिकारियों के बावजूद अपना अस्तित्व बनाए रखा था। अशोक की असफलता संभवतः इसमें है कि वह ऐसा प्रशासन तंत्र नहीं दे सका जो उसकी मृत्यु के उपरांत उसके निर्बल उत्तराधिकारियों को भी सबलता प्रदान कर पाता। इसी काल में विदेशी आक्रमण भी हो रहे थे, अतः साम्राज्य रक्षा एक बड़ी आवश्यकता थी। निर्बल उत्तराधिकारियों की हत्या तत्कालीन परिस्थितियों की मांग थी। यह हत्या एक सेनानायक ने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए की, न कि किसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषण के लिए। अतः मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए एकमात्र अशोक या केवल उनकी आर्थिक नीतियां ही जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि उनके उत्तराधिकारियों की निर्बलता व विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियां भी प्रमुख थी। तो ये सब कारण मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए रहे हैं। एकमात्र कारण अशोक को हम नहीं मान सकते। धन्यवाद विद्यार्थियों।